हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहाँ ले जाएगा हमारे बच्चों को। भारत को हमेशा विश्व गुरु कहा गया। 6 महीने तक हमारी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। 6 महीने तक 6 जलती रही महीने थी तक पुस्तकें। कुछ करीबन 9 लाख रिसर्चर थे हमारे पास। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हमारी एक रट्टा एजुकेशन सिस्टम हो गया था उससे छुटकारा पाने के लिए यही गवर्नमेंट ने अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है। रट्टाफिकेशन वाला स्टूडेंट ठीक होता है, मेमोराइज जो करके आंसर लिख किया जाता है वो ठीक रहता है। किसी भी विषय को आप जान ही नहीं पाए तो वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए टीवी भी घर पर देखता है तो पीटीएम में आके बता दीजिए घर पे टीवी देखता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर या स्कूल के ऊपर लेकर आते। ऐसी ऐसी लाइनें बोली जाती है कि जी हम तो आपको फीस देते हैं, आप जानो और आपका काम। और 6 से 8 घंटे में अगर आप ये मानते हैं कि वो पूरा अपना दिनचर्या और सारी चीज़ें पूरा स्कूल कर दे, वो शायद मेरे को नामुमकिन लगता है। 2.5-3 साल का बच्चा आज मोबाइल चलाते हुए देख सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो अभी बहुत सारी कंट्रीज हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, उन लोगों ने भी अभी अपना सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर रहे हैं। 6th 7th 8th में ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनना है। ट्यूशंस का भी माहौल जो बनता जा रहा है वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप हो गया पेरेंट्स। जैसे 11th में जाने को होता है, वहाँ बच्चे के साथ एक समस्या आती है कि वो कौन से स्ट्रीम में जाए, क्योंकि कभी कभी कुछ पेरेंट्स अपने सपने बच्चों पे थोप देते हैं। तो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे दसम सिर कौशिक शो पर। और यहाँ पर आज हम काफ़ी कुछ फिर से सीखने वाले हैं। कैसा है जोश, हाई है सर, कमेंट करके लिख सकते हैं। बाकी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं एडवोकेट हितेश वर्मा जी, जो स्कूल चलाते हैं हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल के अंदर, और साथ में गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 57 में द वेंकटेश्वर स्कूल। और इनका काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है, काफ़ी स्टूडेंट्स की इन्होंने लाइफ टच किए, क्योंकि पूरा स्कूल चला रहे तो काफ़ी टीचर्स भी इनके साथ काम कर रहे हैं, तो पूरी टीम भी है। आप एक पेरेंट्स हैं, आप बच्चे हैं, तो ये आपके लिए, टीचर हैं तो भी आपके लिए। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के इस पॉडकास्ट को देखिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। सर, स्वागत आपका हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू शमशेर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और सभी को नमस्कार। तो जैसे हम पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं, बाद में जाएंगे सभी जो पेरेंट्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स उनके पास। तो जैसे आपने ही स्कूल का जो शुभारंभ किया, हरियाणा पब्लिक स्कूल का किया या फिर आपका द वेंकटेश्वर स्कूल गुरुग्राम में भी किया, तो क्या सोचकर किया था? क्या विजन और मिशन रहा था आपका? क्या सोचा था आपने कि क्या करना है? विज़न एंड मिशन हमारे बिल्कुल क्लियर हैं, और वो जो हमारा विज़न है वो हमारी टैगलाइन के अंदर भी आपको दिखेगा। दोनों स्कूलों की जो हमारी टैगलाइन है, संस्कार से सफलता तक, लर्नर्स टुडे लीडर्स टुमारो। और वो हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि भाई बच्चों को सिर्फ किताब खोलना नहीं सिखाते, हम लोग उनका फ्यूचर खोलने के लिए हमने स्कूल खोला है, एक तरह से उनके फ्यूचर की चाबी। तो जहाँ बच्चा एक संस्कारवान होकर के अपना एक सफल जीवन आगे बढ़ सके, उस तरह का हमें स्कूल बनाना था। वो हमने उसी चीज़ में हम आगे लगे हुए हैं। ऐसे ही हम लीडर्स तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, प्रोफेशनल में जाएं या चाहे बिजनेसमैन बने या अच्छे सर्विस में इंडस्ट्रीज़ में जाएं, तो वो एक अपने क्षेत्र में लीडर बने। तो आज के जो हमारे लर्नर्स हैं वो कल के लीडर बने, उसी एक मिशन के साथ हम लोग लगे हुए हैं, और उन्हीं चीज़ों में मैं मानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, ग्रेट, बहुत अच्छा विजन मिशन आपका। अच्छा, विशेष तौर पर जैसे आपने पहले टायर 2 या टायर 3 सिटी से शुरुआत की, आज मान लीजिए मेगा सिटी के अंदर ही बैठे हैं, गुरुग्राम आज साइबर हब है, और इस सिटी के अंदर भी आपका अपना स्कूल है। डिफरेंट डिफरेंट जो है ना स्टूडेंट्स जो हैं, अलग अलग जैसे एरियाज़ के भी मिले, अलग अलग एज के भी मिले होंगे। तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने जो ऑडियंस है उनको जो है ना, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि कुछ सीखने सिखाने का जो हमने जरिया शुरू कर रखा है, हम सिखाने वाले हैं बहुत सारी बातें आपके एक्सपीरियंस से। जी जरूर। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जी जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके 2-2.5 साल पश्चात जो है ना कहीं पेरेंट्स का मन बन जाता है। इवन आजकल तो बड़े चाव होते हैं, तो बच्चे के जन्म से पहले ये डिसाइड होने लग जाता है कि कौन से स्कूल में जाएगा। चलिए हम फिर भी एक बार मान लेते हैं कि जैसे 2-2.5-3 साल के आसपास बच्चा प्री नर्सरी नर्सरी में भेजना शुरू कर देते हैं। आप क्या मानते हैं कि इतना छोटा बच्चा स्कूल में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, प्ले स्कूल में या कोई भी स्कूल है? जैसे देखिए, आज से अगर कुछ साल पहले, अगर 20-30 साल पहले अगर हम ये बात कर रहे होते तो शायद थोड़ा सा हमें लगता कि बच्चों को साथ हम प्रेशर में ला रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जी। और होता भी कम था।
लेकिन आज की जो ज़रूरत है वो कहीं न कहीं वर्किंग पेरेंट्स दोनों ही हो गए हैं, तो उनके लिए भी एक मतलब समय नहीं दे पाते पेरेंट्स। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि सबसे अच्छे जो टीचर या गुरु होते हैं वो जी। पेरेंट्स होते हैं। हम्म। और बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर अपने पेरेंट्स या माँ के साथ गुजरता है, तो वो कहीं न कहीं उसके अंदर अपने आप चीज़ें ढलती चली जाती हैं। जी। लेकिन जो आज ग्लोबलाइजेशन है, वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं, तो और इंफ्रा भी पहले नहीं था, अब हो गया है। हाँ। अब बहुत अच्छे लेवल पे स्कूल्स भी आ गए हैं, अच्छा सेफ एंड साउंड इंफ्रा भी डेवलप हो गया है, स्कूल भी बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे हैं और 18 महीने से ही बच्चों को अब स्कूल में लेने लग गए हैं। तो जो प्ले स्कूल्स हैं वो लोग भी, या क्रैच हैं वो भी, और अब तो गवर्नमेंट के एनईपी के अंदर भी जो बाल वाटिका, जो अपने जो पुराने जो टाउन है या पूरा ग्रामीण लेवल पे जी भी जी आप जी। अगर देख रहे हैं, तो आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं हम्म। वो लोग भी इस तरह के छोटे बच्चों को अपने साथ लेके जाती हैं और हम्म। उनको कुछ समय के लिए खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाती हैं। हम्म। तो ये समय की डिमांड है, उसके हिसाब से ही सब लोग लगे हुए हैं और मेरे को लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब बच्चा उसमें जाकर के कहीं न कहीं चीज़ों को सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। अभी आपने एक एनईपी का जिक्र किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हुँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कितना ये सही है और क्या इसमें मिलने वाला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, आज़ादी के बाद से ही जब हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा डेवलप हुआ, उसके बाद से बहुत कम उसमें चेंज लाए गए थे और काफ़ी समय से डिमांड थी कि भई उसके अंदर काफ़ी त्रुटियाँ थी, या चाहे जिस भी वजह से पॉलिटिकल कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, मैं उनमें नहीं जाऊँगा। हुँ। लगभग 34 साल के बाद ये जो गवर्नमेंट है मोदी जी ने, ये एक बहुत अच्छा पहल की है और हमारा एचआरडी मंत्रालय ने बहुत अच्छी इसके अंदर पॉलिसीज़ में चेंज लाए हैं और काबिल तारीफ़ हैं। अब और 2020 में ये नीति आ गई थी और अब लगभग सभी स्कूल के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम एंड सब चीज़ों के हिसाब से वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जी। और लगभग अपना स्वरूप ले रही हैं। हुँ। मेरा मानना है कि जो हमारी एक रट्टा एजुकेशन सिस्टम हो गया था, उससे छुटकारा पाने के लिए यही गवर्नमेंट ने अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है। काफ़ी उसमें चेंज लेके आए हैं। हुँ। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, उसके अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, उसके अंदर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रैक्टिकल एबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है सारी। हुँ। तो वो बहुत ही ज़रूरी थी समाज के लिए भी, और हमारे नया जिस तरह से हमने अब वर्ल्ड के साथ compete कर रहे हैं, हुँ। भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वो एजुकेशन सिस्टम ही है हुँ। उसका आधार। अगर इसमें कहीं चीज़ें, मैं कहता हूँ कि और भी अगर ये लेट होती तो शायद जो आज हम ग्रोथ का इंजन जो हमारा बढ़ रहा है, जीडीपी हुँ। हमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, हुँ। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे। और अब जो नई जो जनरेशन जो पूरा इसका फ़ायदा लेकर के जाएगी, आप देखेंगे, आप और हमने भी बहुत अच्छे से स्टडी सिस्टम को पढ़ा है, लेकिन जहाँ हमारे साथ जो त्रुटियाँ रह गई थी और जितना हमें सीख पाना था जिस एज तक, वो हम शायद नहीं सीख पाए। हुँ। और कुछ बुक्स की नॉलेज भी मैं कहूँगा, बुक्स के साथ भी जो चेंज अब लाए, लगभग एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस काफ़ी हद तक न्यू कर दिया है। कुछ बुक्स पिछले साल चेंज हो गई थी और कुछ अब आ रही हैं। तो आप देखेंगे उन बुक्स का लेवल भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग की जो बात हो रही है, न्यू लैब्स अगर हम बात करते हैं, तो हर एक तरह की लैब बहुत अच्छी डेवलप हो रही हैं। हर स्कूल्स अपने इंफ्रा पे ध्यान दे रहा है और ये एक अच्छा स्टेप है, मैं अच्छा मानता हूँ। स्टेप। जी। अच्छा, रट्टाफिकेशन की बात कर लेते हैं। एक वर्ड जी, आया था आपके जी, आंसर के जी। अंदर। रट्टाफिकेशन वाला स्टूडेंट ठीक होता है, मेमोराइज़ जो करके आंसर लिख के आ जाता है, वो ठीक रहता है, या फिर जो समझ के, चाहे हो सकता है 1-2 मार्क्स कम आ जाएँ, तो वो बच्चा ठीक होता है? क्या मानते हैं? आपके 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 देखिए, एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग की जब हम बात करते हैं, तो ये आ ही जाता है कि एक रट्टाफिकेशन ठीक है कि रट्टा की पढ़ाई आपको कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है कि आपने पढ़ा और एक शॉर्ट टर्म है वो। हुँ। लेकिन जब तक आपने किसी विषय को समझा ही नहीं, किसी विषय विषय को आप जान ही नहीं पाए, हुँ। प्रैक्टिकली उसको समझ ही नहीं पाए, तो हुँ। वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे, आप बता नहीं पाएँगे। हुँ। आप ठीक है, वो आपकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ में तो है कि भई मैंने रट-रट के एक चीज़ को रट लिया है और वो हुँ। कुछ टाइम के लिए आप एक आंसर लिख भी आए। लेकिन क्या स्टूडेंट्स का सिर्फ़ इतना ही है कि वो एक अच्छे मार्क्स ही लेके आए? मेरा ये मानना है, स्टूडेंट्स को एक अच्छे मार्क्स के साथ-साथ उन सब चीज़ों को एक आगे बढ़ाना है और उसके लिए वो रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो वो भी है, साथ-साथ एनईपी में एक बदलाव और जो लिया है, वो मातृभाषा को लेकर के आए हैं।
हाँ। तो वो बड़ा एक अच्छा बदलाव है कि जिस तरह की हमारी डाइवर्सिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट आपका और लैंग्वेजेस हैं। हमारा प्रांत तो हरियाणा है, तो यहाँ तो बोली है। हम्म। हमारे बच्चों के लिए तो ठीक है कि भी हम 2 लैंग्वेज भी सीख लें और हमारी बोली तो हमको आ ही रही है। हाँ हाँ हाँ। हमारे ऊपर एक प्रेशर प्रेशर कम है। दो भाषा मतलब 2 भाषा, अगर हिंदी और अगर इंग्लिश। हम बात करें हिंदी इंग्लिश, आज हाँ। जनरली आज हमारी हिंदी में भी हम्म काफ़ी इंग्लिश के वर्ड्स आ गए हैं। हम्म और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जिस तरह के स्कूल्स अपना एक एनवायरनमेंट प्ले कर रहे हैं ग्रामीण लेवल तक भी, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा इंफ्रा बना लिया है, तो वो ड्यूल लैंग्वेज तो सभी बच्चे आजकल अच्छे से कर ही रहे हैं। प्लस अपनी बोली के अंदर सभी हम कंफर्टेबल हैं और अपनी बोली पे भी हमें गर्व होना ही चाहिए। हम्म। ऐसे ही वो दूसरे जो स्टेट हैं, चाहे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हम्म कर्नाटक हो गया, केरला हो हम्म गया, हम्म इनके पास एक बच्चे के पास एडिशनल लैंग्वेज और होगी, क्योंकि इनकी एक मातृभाषा भी, उनकी बिल्कुल लिपि बिल्कुल है एक साथ। जी। तो वो उस चीज़ में भी जा रहे हैं, और हम्म वो उस चीज़ में भी जब वो पढ़ते हैं तो और कंफर्टेबल होकर के उस हम्म। चीज़ को निकाल पाते हैं। सही बात तो है। भाषा, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, तो वो एनईपी में अच्छा एक रोल होगा। हमने जो है ना दूसरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो जी आ गई बात मेरे ध्यान में। हमने 6th क्लास में ABCD सीखी थी जी दूसरी लैंग्वेज को। हालांकि इट वाज अ वेरी टफ टास्क, क्योंकि उस समय थोड़ा सा माइंड ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है और थोड़ी नई चीज़ें, हालांकि वो तो स्टूडेंट टाइम था तो सीख रहे थे, कोई बात नहीं है। लेकिन आजकल का बच्चा जो है वो तो जो प्ले स्कूल में सिखा देते हैं सब जी, ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले आप और हमारे टाइम में लगभग सभी जो युवा रहे होंगे उस टाइम पे, तो सभी ने 6th क्लास में उस माध्यम में सीखा था। लेकिन आज जो हम 6ठी क्लास में सीख पा रहे थे, आज वो 6 क्लास का बच्चा बहुत अच्छे से इंग्लिश लर्न भी कर पा रहा है, बोल भी पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्ले स्कूल का फायदा है। हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली। और जब भी कोई चीज़ अच्छी इंफ्रा डेवलप होगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो फ़ायदा तो मिलता ही है। प्ले स्कूल की बात कर रहे थे हम। जी, तो प्ले स्कूल में जब बच्चे को भेजा जाता है जी, तो पेरेंट्स है ना, मतलब होना तो ये चाहिए कि प्ले स्कूल में भेज रहा है जैसा कि नाम डिफाइन करता है, जी। लेकिन डिमांड मार्क्स की आ जाती है वहाँ पर, छोटा सा बच्चा होता है। देखिए, समय धीरे-धीरे चेंज हो रहा है अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रेशर जो पेरेंट्स के माइंड में रहता है, वो कहीं न कहीं कंपेयर करते हैं एक-दूसरे से। वो मेरे को लगता है कि उस पेरेंटिंग से हमको निकलना पड़ेगा नई जनरेशन को। आप कंपेयर ना करें बच्चे को। हम्म। आप जब तक कंपेयर करेंगे, बच्चा वो हमेशा प्रेशर में रहेगा, प्रेशर में और रहेगा। मार्क्स का प्रेशर तो बिल्कुल ही ना दें बच्चों को। और हम्म। वो अभी तो बहुत छोटा है, बहुत मेरे को छोटा नहीं है, सही लगता कि बात है। उसको कहीं मार्क्स को लेकर के कहीं जाना, और मार्क्स कहीं लाइफ में मैटर भी नहीं करते हैं। हम्म। मैटर करते हैं कि आप किस तरह से आप बने हैं, क्या किस तरह के आप इंसान हैं। मेरा ये मानना है कि ठीक है, एक एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जी। लेकिन कल्चरली स्पोर्ट्स, और वो जब तक आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मेरे को लगता है ओवरऑल जो हम 360 लर्निंग की जब बात करते हैं, तो मार्क्स कहीं भी नहीं रहते। कहीं भी नहीं रहते, सही बात। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके जी, साथ। मेरा छोटा बच्चा प्ले स्कूल में जा रहा था, जी, तो पीटीएम वगैरह आई, तो पीटीएम में मैं गया वहाँ पे। जी, और मैं इसलिए गया था, जैसा कि मेरा उद्देश्य भी था कि भाई चलो प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल मेरा बेटा जो है वो पढ़ता है, तो इसको एक हैबिट बना दें कि भाई पीटीएम में जाना चाहिए। तो मैं स्वयं भी वहाँ पर गया। और आपको बता दूं कि वहाँ पर जब मैं गया तो मेरे बगल में जो कुछ और पेरेंट्स बैठे थे, वो जिद कर रहे थे टीचर से, या बहस कर रहे थे टीचर से, कि हमारे बच्चे को आपने जो है ना मार्क्स 93 या 95 जो भी थे उस समय, बोले कि इतने कैसे आए, 100 क्यों नहीं आए। और उनके बच्चे की उम्र 3 साल से भी नीचे थी, और मेरे बच्चे ने तो जाना ही शुरू किया था, उसकी भी उम्र 3 साल से नीचे थी, लेकिन वो प्री नर्सरी नर्सरी की बातें। और मैंने जब ये देखा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। ये जो सवाल मैंने आपसे अभी किया जी, वो जी, इसीलिए मेरे दिमाग में आया जी, कि मतलब पेरेंट्स उस लेवल पर, मतलब जिस बच्चे की उम्र 2.5-3 साल है, वहाँ पर मार्क्स के बारे में बात करते हैं। मैंने उनको वहाँ समझाया भी कि ये प्ले स्कूल है, यहाँ अभी बच्चा बस खेलने के लिए आता है। उसमें अगर कोई येलो बॉल दिखा के या फिर कुछ कलर्स की पहचान करवा दी जाती है येलो बॉल दिखा के, या फिर कुछ नंबर्स अगर इसे बता दी जाए तो एक अच्छी बात है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो पीटीएम में मैंने अमूमन ऐसा देखा है कि बच्चे जो हैं उनके मार्क्स पूछे जाते हैं टीचर से। बाकी पीटीएम में एक और सवाल रहता है, खास तौर पे सवाल नहीं कह सकते, एक जिम्मेदारी ट्रांसफर वाली बात आ जाती है कि जैसे मान लीजिए मार्क्स कम आए या फिर कहना नहीं मानता है, ऐसी बातें होती हैं। और पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि पैर नहीं छूता है सबके, कोई बाहर से गेस्ट आ जाता है तो उसके सामने कुछ बोल के नहीं दिखाता है, हम कुछ पूछते हैं इससे उस समय आंसर नहीं करता, शाई फील करता है, और ऐसी कई बातें होती हैं।
मान लीजिए टीवी भी घर पर देखता है तो पीटीएम में आके बता दीजिए घर पे टीवी देखता है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर या स्कूल के ऊपर लेकर आते हैं। आप कितना मानते हैं ये सही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है या वो पेरेंट्स की है, स्कूल की है? ऐसी ऐसी लाइनें बोली जाती है कि जी हम तो आपको फीस देते हैं, आप जानो और आपका काम। देखिए, आपने पीटीएम से संबंधित 3 सवाल किए। जी। सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा कि मार्क्स के ऊपर हुँ, मेरा ये कहना है कि ये चाहे किसी भी क्लास की पीटीएम का हो, आपने जैसे अपने बेटे की बात बताई, प्ले स्कूल में है अभी वो हुँ, बेटा, वहाँ तो ऑफ कोर्स ये बात होनी नहीं चाहिए थी मार्क्स को लेकर, लेकिन किसी भी अगर स्टेज में अगर बच्चा है तो उसका ये मेरा ये मानना है रैंक की बात होनी चाहिए, उसकी प्रोग्रेस की बात होनी प्रोग्रेस की चाहिए, बात होनी उसके चाहिए। वीकनेस की बात होनी चाहिए, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात होनी चाहिए। वहाँ तो आप जा कर के अगर आप मार्क्स की बात करके अगर आते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि भाई वो पीटीएम का कोई ना कहीं जहाँ मकसद है वो पूरा हो रहा है। जी, वो कहीं न कहीं उस स्कूल को भी अवेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि भई आप पीटीएम में आप आ रहे हैं तो अपने बच्चे की प्रोग्रेस के ऊपर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही वो बात। किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, कहाँ वो निकल सकता है, जी, ताकि हम एक कलेक्टिव एफर्ट लगा कर के उस बच्चे को जिस मकसद से हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ हम बढ़ाएँ। जी। दूसरा आपने पॉइंट रखा कि भई कहना नहीं मानते हैं बच्चे और टीवी ज़्यादा देखते हैं। हुँ, उन सब का देखिए शमशेर जी की एक ही जवाब बनता है कि स्कूल तो सिर्फ़ एक माध्यम है हुँ। डिसिप्लिन सिखाने का, वे जी, ऑफ जी, जी। लाइफ सिखाने का, हुँ, हुँ, सोशल होने का। हुँ। और 6 से 8 घंटे में अगर आप ये मानते हैं कि वो पूरा अपना दिनचर्या और सारी चीज़ें पूरा स्कूल कर दे, वो शायद मेरे को नामुमकिन लगता है। लेकिन फिर भी स्कूल बहुत अच्छे से अपनी ज़िम्मेवारी निभा रहे हैं, टीचर काफ़ी मेहनत करते हैं, समय-समय पे गाइड भी करते हैं पेरेंट्स को। और हमारी ये भी रहता है कि हम साथ-साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा-थोड़ा गाइड करें इस चीज़ में। लेकिन ये कलेक्टिवली एफर्ट है, हुँ, दोनों को साथ मिलना होगा, तभी बच्चों को हम पूरी तरह से शेप दे पाएँगे। हुँ। स्क्रीन टाइम के ऊपर पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, समय-समय पे उसको टोकना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, उसको टाइम भी देना पड़ेगा, उसको दोस्त भी बनना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे के दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, तो भी आप गलत कर रहे हैं। बच्चों को 10 मिनट आप ज़रूर समय दें। जी, अगर आप 10 मिनट समय देंगे, तो बच्चों को पता लगेगा कि हाँ, क्या फ्रेंडशिप होती है, क्या पेरेंट्स मेरे से क्या चाह रहे हैं या मेरे को क्या समझाना चाह रहे हैं जी। और बच्चा क्या समझना, बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो वो पेरेंट्स का भी कर्तव्य बनता है। तो जब हम साथ मिलके कलेक्टिवली एफर्ट डालेंगे तो मेरे को लगता है कि जो हमारा गोल है वो हम पूरा कर लेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये कहीं न कहीं जो है ना, मैं ये इस पॉइंट पर क्यों आया था पता है आपको? क्योंकि जब बच्चा नया-नया होता है ना, मतलब जैसे आप कह सकते हैं प्री नर्सरी, नर्सरी के लिए तैयार, जी, तब पेरेंट्स है ना फुल एक्टिव रहता है। जी, स्टार्टिंग में आपके पास शायद पीटीएम में छोटे बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादा भी दिखाई पड़ेंगे आपको। जी, उसके बाद जैसे-जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं, पेरेंट्स आना बंद कर देता है स्कूल में और वो फीस डिपॉज़िट करने के लिए ज़्यादा आते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस की बात डिस्कशन करने की। हो सकता है कि जब फीस जमा करने आए, तभी वो प्रोग्रेस की बात करने के लिए आता हो। मैं सभी का नहीं कह रहा, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। तो 3-4 साल जैसे बच्चा प्ले स्कूल में रह लेता है, उसके बाद 1st टू 5th में आके थोड़ा-सा पेरेंट्स आते हैं, लेकिन वो 100% से शायद 80% पे आ जाते हैं। फिर 6th से 8th में थोड़ा-सा 60% पे आ जाते हैं और ऊपर और भी कम आ जाते हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि टीवी वाला जो पॉइंट आया था उसी के साथ-साथ स्क्रीन टाइम की, कि छोटा बच्चा और ढाई 3 साल का बच्चा आज मोबाइल चलाते हुए देख सकते हैं। इसके बारे में भी पीटीएम में कंप्लेन होती है कि मेरा बेटा तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास में, और पेरेंट्स मतलब टीचर की तरफ बोलते हैं कि जी आप इसको कुछ कहो। क्या उपाय है? मोबाइल जो है एक ये टूल है, आप इसको अपने प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जी। वो आपको सहयोग करेगा। हुँ, हुँ। अगर अदरवाइज अगर आप उसका आप उसके उसके सब सारे टाइम उसी के पीछे बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही करेगा, वो आपके हुँ। फ्यूचर को क्रैश करेगा। जी, जी। रहा स्क्रीन टाइम का, तो स्क्रीन टाइम के लिए तो बहुत सारी, अगर आप देख रहे हैं तो अभी बहुत सारी कंट्रीज हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हुँ, हुँ। चाहे फिनलैंड हो या और है, उन लोगों ने भी अभी अपना सोशल मीडिया मीडिया ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर रहे हैं और जी, जी। बच्चों के लिए, और वो बहुत अच्छा इंडिया नहीं कर रहा स्टेप है। अभी तक। नहीं, इंडिया में भी कुछ चैलेंज है अब, लेकिन काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अभी हुँ। मैं मानता हूँ कि धीरे-धीरे गवर्नमेंट उस चीज़ पे सोचेगी, जी। लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा हुँ, कि वो अपनी ड्यूटीज़ को हुँ। समझे। अपनी ड्यूटीज़ को जब समझेंगे तो शायद वो जो मोबाइल आज, कई बार मैं देखता हूँ कि जनरली कुछ मदर्स अ, बिज़ी होने की वजह से शायद बच्चों को ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने देती हैं, जी। जो कि गलत है।
जब वो धीरे धीरे इस चीज़ से बचेंगे कि बच्चा स्क्रीन पे क्या देख रहा है उसको चेक करेंगे और जितना उसको आवश्यकता है उतना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ठीक है, अगर आपको देना भी है तो उसके लिए आपको कुछ समय निर्धारित करना पड़ेगा जी। कि आपने आधा घंटा देना है और उसके ऊपर वॉच रखनी पड़ेगी कि वो क्या कंटेंट ले रहा है, क्या कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है। तो उस पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे को लगता है कि ये धीरे-धीरे समस्या और लोगों के बीच में है ये समस्या और हुँ, लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं और इस चीज़ से मेरे को लगता है जल्दी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप उठाएगी और उससे पहले पेरेंट्स और हमारी सभी की भागीदारी है। तो जैसे कि स्कूल्स तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी स्कूल परमिशन देता है कि आप हुँ, हुँ। मोबाइल लेके आइए और जी। डेफिनेटली स्कूल इस चीज़ पे चिंता कर रहे हैं हुँ। और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें पता है क्या है सर, बच्चा फिज़िकली जो गेम खेले जाते हैं, वो जी, ना खेल के ऑनलाइन डिजिटली गेम खेल रहे हैं। जी, मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसकी आइज़ जो हैं वो मतलब परेशान हो रही हैं, साथ में उसका जो सिटिंग पोस्चर है, वो कई देर तक, क्योंकि उसे वो मैच्योर गाय नहीं है, तो वो मतलब उसको थोड़ा-सा बस वो यूँ ही लेके बैठा है, मान लीजिए स्क्रॉल कर रहा है या फिर उसमें कोई गेम खेल रहा है, तो उसके शारीरिक रूप से भी और मेंटल लेवल पर भी दोनों लॉसेस हो रहे हैं। और फिज़िकली वो जैसे बाहर नहीं जाता है तो उसकी ग्रोथ कहीं न कहीं रुक रही है। हुँ, और सबसे मेन बात जो है वो ये भी है कि न्यूक्लियर फैमिली आज की डेट में, और न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से क्या होता है कि जैसे पापा गए बाहर और मम्मा है, अब मम्मा को खाना भी बनाना है, बर्तन भी करने हैं, तो हो सकता है कि मम्मा ने क्या कर दिया, ये फ़ोन लो बेटा, तुम इसको देखो तब तक मैं अपना काम निपटाती हूँ। ऐसा अमूमन हो जाता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं इसमें आपके आंसर में ऐड ऑन कर रहा हूँ, कि वो फिर क्या करते हैं कि जैसे धीरे-धीरे सिर्फ़ मम्मा की गलती नहीं है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अरे आप तो सीधा मम्मा-मम्मा की बात करो, पापा भी घर पर आते हैं, ऑफ़िस से यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे माता-पिता जब यूज़ करेंगे, तो बच्चा तो कॉपी ही करता है। और वो कॉपी करेगा तो ऑटोमेटिकली जब आप फ़ोन चला रहे हैं, तो वो भी फ़ोन ही चलाएगा। मेरा एक स्पेशली मतलब अनुरोध है आपसे, आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, बच्चे को समय दें। जब आप उसके साथ खेलेंगे, तो वो आपके साथ खेलेगा 100%। तो समय देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐज़ आई थिंक, जिससे उसका स्क्रीन टाइम खत्म होगा। तो ये प्रयास आप कर सकते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में पीटीएम वीटीएम चलती है, इस तरह से बच्चे मोबाइल वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा जैसे ही बच्चे ऊपर आते हैं, 6th टू 8th क्लास के अंदर, वहाँ क्या होता है कि डिसाइड करने लग जाते हैं हम लोग कि नीट करेगा, आईआईटी करेगा, 6th 7th 8th में ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनना है, या आजकल हो गया। पहले तो आप और हमारे ज़माने में तो करियर गाइडेंस की बहुत कमी रहती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या करना है और कैसे करना है। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं। टीचर्स और स्कूल जो हैं, आपके स्कूल में समय समय पर जाता रहता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि भाई आपके जो काउंसलर हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं, आप स्वयं हैं, और भी अन्य जो आपकी टीम है, वो लोग गाइड कर देते हैं कि भई आप ये कर सकते हो, आप इसमें अच्छा हो, आप उसमें अच्छा हो, तो आप ये बन सकते हो। इस समय कितना सही है कि उसी समय डिसाइड कर लिया जाए बच्चे का कि भई ये नीट करे, आईआईटी करे, और उसके लिए फिर कोचिंग सेंटर्स में भेज दिया जाए, वो भी स्कूल के अलावा किसी और कोचिंग सेंटर में जो दूर किसी शहर में है। क्या मानते हैं कितना सही है सब? देखिए, इसमें दोनों विरोधाभास हैं कि चीज़ों को कि भई होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। क्योंकि 6 टू 8th भी एक मैं मानता हूँ कि वहाँ बच्चे की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। जी। तो उस जर्नी का पार्ट यही है कि भई वहाँ बच्चों को समझना तो पड़ेगा कि मैंने किस डायरेक्शंस में आगे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है और सिलेबस भी उसका थोड़ा-सा वास्ट हो जाता है। सिलेबस का प्रेशर भी थोड़ा-सा उसके ऊपर मैं मानता हूँ कि 5th ऑनवर्ड्स के बाद थोड़ा-थोड़ा प्रेशर उसके ऊपर सब्जेक्ट का बढ़ता है जी। और वैसे ही उसी क्रम में 9 से 12th में थोड़ा-थोड़ा और आगे चला जाता है। जी। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा हो जो एक माहौल जो बन गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का माहौल भी कह सकते हैं या और ट्यूशन्स का भी माहौल जो हुँ। बनता जा रहा है, वो उसकी वजह से कहीं न कहीं एक प्रेशर बिल्डअप हो गया पेरेंट्स के हुँ, ऊपर हुँ, हुँ, कि ठीक है, हमने अर्ली फाउंडेशंस कोर्सेज़ करने हैं हुँ। या हमने कुछ स्पेशली अगर आप साउथ हरियाणा में अपने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, हुँ, तो हुँ। वहाँ 1-2 चीज़ों को लेकर के ज़्यादा मैंडेट बन गया है कि डॉक्टर और इंजीनियर्स को लेकर हुँ, के हुँ, ज़्यादा हुँ। एक हम कहते हैं कि हमारे एक एरिया थोड़ा-सा उसी तरफ ही जा रहा है और एक खान बनता जा रहा है, हुँ, हुँ, जो हुँ। कि नेचुरली वो थोड़ा-सा गलत भी है, हुँ। क्योंकि बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं है, बच्चा किस तरफ से आगे बढ़ना चाह रहा है, उसका किस तरह का ब्रेन है, कैसा उसकी क्या उसकी सोच है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, हुँ। उस पे हमको वर्किंग करनी बिल्कुल पड़ेगी। सही बात है। तो वो एक एज है जिसके अंदर टीचर्स भी अपना पूरा योगदान, मैं कहता हूँ टीचर्स का एक योगदान बढ़ जाता है कि जहाँ 6 टू 8th में वो इस तरह से बिल्टअप करें कि बच्चा किस
डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो वो वहाँ उसकी लर्निंग प्रोसेस को पूरा करते हुए और पेरेंट्स को भी गाइड करे कि ये अगर इस तरह से अगर आगे बढ़ेगा तो चीज़ें और बैलेंस होगी और वो आगे अच्छा चला जाएगा। जी, अब ये बच्चा चला जाएगा तो जाएगा कहाँ? कोचिंग सेंटर में, और वो दूसरी सिटी में भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोचिंग सेंटर के लिए जाते हैं, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, या फिर फाउंडेशन कोर्स एनडीए के लिए, किसी के लिए भी ज्वाइन कर लेते हैं। आजकल तो पैरेलल स्कूलिंग वगैरह करते हुए भी कर लेते हैं। तो कितना सही है कि वो स्कूल से करना चाहिए, कोचिंग से करना चाहिए, दूसरी सिटी में जाके करना चाहिए? क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि भई बीइंग ए स्कूल ओनर कि आपको बच्चे को +2 तक स्कूल के साथ ही रखना चाहिए। आपने एक विश्वास करके एक स्कूल की चॉइस की है, तो आपको पूरा एक बिलीव होना चाहिए कि आप उस स्कूल की वैल्यूज़ क्या हैं, उस स्कूल का क्या विज़न मिशन है, आप उसके साथ जुड़े हैं। जब आप वो सारी चीज़ें सोच के जुड़े हैं तो आपको +2 लेवल तक बच्चे को वहीं रखना चाहिए, जी। क्योंकि बच्चे का आधार है डिसिप्लिन सीखना, हुँ, लीडरशिप सीखना, टीम वर्क सीखना, वो सब चीज़ें, और कल्चरल को सीखना अपना, और स्पिरिचुअलिटी के साथ सीखना। और हम अपने स्कूल में स्पिरिचुअलिटी को पूरा लेकर के चलते हैं, चाहे यज्ञ को लेकर के जा रहे हैं। हम एवरी मंडे हम जैसे यज्ञ करते हैं तो बच्चे का एक वो कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ जुड़ता है, तो उसका एक फोकस जो है वो उसी जोन में रहता है, बच्चा भटकता नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जब वो अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ होगा, कल्चरल वैल्यू के साथ होगा, तो वो कहीं ना कहीं भटकाव उसका नहीं होगा, और वो उस एज में बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आप कह रहे हैं कि 9 से 12th का बच्चा क्योंकि कोचिंग या ट्यूशन्स या इस तरफ जा रहा है, मेरा मानना है कि ट्यूशन एक सपोर्ट सिस्टम तो है, कोचिंग एक सपोर्ट सिस्टम तो है, लेकिन वो अल्टरनेट नहीं है। वो स्कूल का अल्टरनेट हो ही नहीं सकता। स्कूल जो ओवरऑल 360 उसको सारी चीज़ें दे रहा है, वो कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे पाता। हुँ, और हुँ, अब तो स्कूल्स ने ही अपने लेवल पे स्पेशल क्लासेस, क्योंकि पेरेंट्स की काफ़ी डिमांड भी रहती है, हुँ, हुँ, प्रेशर भी है पेरेंट्स, हुँ, क्योंकि आगे जाकर के काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है। जी। तो पेरेंट्स का भी ये रहता है कि भाई हमारे बच्चों को स्पेशल क्लासेस मिल जाए, तो स्कूल स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड करा ही रहा है। जिन बच्चों को जब स्पेशल क्लासेस की नीड है, चाहे वो एनडीए के लिए हो, चाहे क्लैट के लिए हो, चाहे वो नेट के लिए हो, चाहे आईआईटी जेई के लिए हो, तो सभी क्लासेस आजकल सभी स्कूल्स अच्छे लेवल पे अच्छे ढंग से दे रहे हैं। जी। तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे को हाँ, +2 के बाद अगर उसको जाना है तो डेफिनेटली जाए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बन गए हैं। लेकिन उससे पहले जाने के काफ़ी दूरगामी परिणाम भी आपने देखे होंगे कि गलत परिणाम भी निकले हैं, चाहे सुसाइडल केस बने हों, क्योंकि वो एक तो अपने रूट से जुड़ा नहीं हुआ है, हुँ, संस्कारों का कहीं न कहीं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, तो संस्कार में भी कहीं न कहीं उसको इश्यूज़ है। हुँ, हुँ, और प्रेशर इतना ज़्यादा ले लेते हैं कई बार बच्चे पढ़ते हुए, क्योंकि वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है। हुँ, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो आपको कहीं न कहीं मेंटली भी आप कहीं न कहीं स्ट्रांग नहीं होंगे। नहीं, सही और बात है। जब वो बच्चा उस एज में 10th 11th 12th में कहीं जाता भी है और मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, तो वो छोटे से रिजल्ट या छोटे से कुछ नंबर डिक्लाइन होने की वजह से और एक परिणाम नेगेटिव होने की वजह से वो बड़े स्टेप ले लेता है। जी। मेरा ये मानना है कि लाइफ बहुत प्राइसलेस है, आपको नहीं इस तरह के स्टेप लेने चाहिए। आपको मेंटल स्टेट अपना अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और मेंटल स्टेट कब स्ट्रॉन्ग होगा कि आप अपने जब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के साथ जुड़े रहेंगे, संस्कारों के साथ जुड़े रहेंगे, परिवार के साथ जुड़े रहेंगे, और उस एज में परिवार के साथ जुड़े रहना ही बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, क्योंकि जब आप परिवार के साथ बने रहते हैं तो आपका एक अलग बॉन्ड रहता है। तो मेरा ये मानना है कि सभी परिवारजनों से कि आप +2 तक अपने स्कूल पे विश्वास रखें और +2 तक अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, क्योंकि उसके बाद तो वैसे ही शमशेर जी बच्चों ने आपके साथ रहना नहीं है। सही वो बात। कहीं न कहीं अपनी एक दौड़ दुनिया में चले जी, जाते जी, हैं, जी, जी। और फिर पेरेंट्स ये आपने देखा भी है कि हाँ, कई बार पेरेंट्स ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जी बच्चा मिलता ही नहीं है हुँ, आगे, क्योंकि उसकी भी बेचारे की ज़िंदगी एक दौड़-भाग में लग जाती है। फिर हुँ, उसने भी कहीं न कहीं अच्छे कॉलेज में जब एडमिशन लेना है, हुँ, 5-7 साल अपने फ्यूचर को शेप देने में लग हुँ, जाता है, एंड देन फिर वो अपनी दौड़-धूप में लग जाता है। हाँ, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप +2 तक अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, अपनी मोरल वैल्यूज़ और सामाजिक वैल्यूज़ दीजिए, और जो भी आपने उनको उनके सपने हैं, जो बच्चों को उस सपने में पूरा करने में आप जितना पार्ट दे सकते हैं, उनको आप पूरा दीजिए। उसके बाद तो बच्चे ने जो करना है वो
जो उसके भाग्य में लिखा है वो करेगा ही वो करेगा ही। अच्छा, आपके इस आंसर के अंदर आपने स्पिरिचुअल वैल्यू को भी बड़ा महत्व दिया जी और इसमें आपने बताया कि हम यज्ञ करते हैं, जी हम अपने स्कूल के अंदर जो है बच्चों को भोजन मंत्र और इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। जी ये जैसे अमूमन मैं स्कूल्स में देखता हूँ जी कि ये सब जगह नहीं होता, जी हो सकता है कई स्कूल्स में होता हो, लेकिन सब जगह तो नहीं होता। तो आपका ये जैसे आइडिया आपने जो इम्प्लीमेंट किया, ये कहाँ से आपको सीख मिली, कैसे आपने सोचा इसके बारे में? देखिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ तो होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा कोर है वो। हुँ, और जैसे यज्ञ है, यज्ञ तो हमारी प्राचीन पद्धति रही है। जी, जैसे अगर आपने देखा है कि कोई भी हम अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो यज्ञ से ही शुरू करते जी, हैं। और जब यज्ञ का एक ऑरा ही अलग होता है कि भाई आपको एक मानसिक शांति एंड ऑरा सारा चेंज हो जाता है। हुँ, और जब बच्चा यज्ञ की तरफ जाता है, बढ़ता है, तो मेरा मानना है कि वो जिस कार्य में अपना लगता है तो उसका फोकस जो है वो चेंज नहीं होता। अदरवाइज आज तो डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे माध्यम हैं जी, और कदम कदम पे उसको तो हर हर पल ही डिस्ट्रक्शन के लिए इतने ज़्यादा चीज़ें बन गई हैं। अगर वो उनमें अगर इस तरह की अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएगा तो उसके लिए अपने आप को फोकस करना बहुत मुश्किल हो जी, जाएगा। जी, जी। लाइक ग्रेटिट्यूड की भावना किससे आएगी? तो इसके लिए हम उनको भोजन मंत्र कराते हैं, बहुत शांति अच्छी पाठ बात। कराते हैं। हुँ, हुँ, ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी बहुत हो गया ज़रूरी है, है अपने गुरुओं को भी, अपने माता-पिता को भी। अन्न अब हमको कैसे मिल रहा और है? ये हर रोज़ सिखाने का एक अच्छा माध्यम है। ज़रूर, हाँ, ज़रूर। क्योंकि भोजन मंत्र जब बच्चा जब करता है हुँ, तो उसको ये एक ग्रैटिट्यूड देता है कि प्रकृति का भी धन्यवाद है, जी, उसमें माता-पिता का भी धन्यवाद हुँ, है और बनाने वाले किसान का भी धन्यवाद है। तो वो एक भावना डेवलप उसके विचार में बचपन से ही आ बचपन जाती से है। आ जाती शांति पाठ का भी हम लोग नियमित रूप से करवाते हैं ताकि उनको एक उनके मन में भी जब वो स्कूल से जाएँ तो एक शांति पाठ पूरा करके जाएँ। तो उनको जो उस दिन का उन्होंने ग्रहण की है, एजुकेशन ग्रहण की है, तो वो पूरा शांतिपूर्वक हो और आगे का भी पूरा दिन उनका एक शांतिपूर्वक बीते। है। जी, तो धीरे-धीरे इस तरह की चीज़ों को हम ग्रेजुअली उनके साथ डाल रहे हैं, ताकि वो उसके साथ बन के और मेंटली स्ट्रॉन्ग बने। इन मेंटली सबका स्ट्रांग बने। एक ही वो है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, यज्ञ से और इस तरह के मंत्रों से। और हमारी अपनी भगवत गीता भी यही लिखा है और वो उसकी वैल्यूज़ को भी जो सिखाने के लिए इससे यही फ़ायदा मिलता है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स अभी शुरू से जुड़े हुए होंगे और वो अभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारे से संबंधित हमारा जो बच्चा जो 11वीं-12वीं में है, उससे संबंधित कब क्या कुछ आने वाला है। तो अब आपके लिए है कि 9th-10th में जब बच्चा होता है, तो उसके तुरंत बाद जैसे 11th में जाने को होता है, तो वहाँ बच्चे के साथ एक समस्या आती है। वो आती है कि वो कौन से स्ट्रीम में जाए। पेरेंट्स भी इसको लेकर थोड़ा-सा संशय में रहते हैं कि भई कौन सा चुनाव करें। तो क्या स्टेप्स होने चाहिए इसको चुनने के लिए और कैसे चुनाव करें कि बच्चा जो है आगे जैसा कि आपने शुरुआत में डिस्कशन किया था कि वो प्रोग्रेस कर सके, प्रोग्रेस पर ही फ़ोकस रहे। तो कोई भी बच्चा जो है वो 10th से 11th में जाता है तो उसके लिए जो स्ट्रीम्स जो हैं चूज़ करने का क्या मार्ग है? कैसे वो चुनाव करे? देखिए, मेरा तो उसमें एक ही मानना है कि सबसे पहले तो उसमें बच्चे का डिसीज़न होना चाहिए। जी, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी प्रकार ओके। का, क्योंकि कभी-कभी कुछ पेरेंट्स अपने सपने बच्चों पे थोप देते हैं। जी, उनका ये सोचना होता है कि भई मैंने शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ अभाव की वजह से कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाया। आप ठीक है, बच्चे से आप फ्रेंड बन के अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, हुँ। लेकिन आप अपना अपना सपना सपना उस पर बच्चों पे ना थोपें। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट, तो सही बात है। बच्चे की भावना को समझें, बिल्कुल, बच्चे के लेवल को समझें। आप फ़ील फ्री होकर के उसके गुरु से बात करें, हुँ, टीचर्स से उसके बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में, मैंने जैसे पहले भी कहा था, उसकी वीकनेस के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में, हुँ, उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपका विज़न क्लियर हो जाएगा कि हुँ, मेरा बच्चा किस स्टेप पे कहाँ जाना चाह रहा है। जी, तो जब आप इन सब चीज़ों को जब आप देख लेंगे, वैल्यूएट कर लेंगे, तो मेरे को लगता है कि शायद आपके पास जवाब आ जाएगा। और वो जवाब मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा जब बच्चा अपना खुद से समझे कि हाँ, हुँ, मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, और हुँ, उसी डायरेक्शन में जब वो जाएगा तो डेफ़िनेटली 1001% वो ज़्यादा सक्सेस होगा, बजाए कि उसके ऊपर कोई थोपा गया निर्णय हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें आपने कहीं न कहीं 3 लोग कंबाइन कर दिए हैं इस डिसीज़न के अंदर। आपने जी, बताया कि बच्चे की वीकनेस और प्रोग्रेस के बारे में पेरेंट्स जो हैं फ्रेंडली व्यवहार करते हुए और टीचर के मार्गदर्शन के साथ इस चीज़ का चुनाव करें। जी, तीनों को शामिल कर दिया जी, आपने। अच्छा, इसी समय एक और चीज़ हो रही होती है 10वीं 12वीं में ख़ास तौर पर
बोर्ड की कक्षाएं बोलते हैं इनको, तो बोर्ड की कक्षाएं आने से क्या है कि बच्चों को स्कूल के अंदर भी मोटिवेट कह लीजिए किया जाता है कि भाई ये तुम्हारी बोर्ड की कक्षा है तो थोड़ा ध्यान रखो, इट्स द बेस फॉर द कॉलेज एंड ऑल दिस। तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा स्टडी प्रेशर थोड़ा सा शायद फील करते हैं बच्चे। मेरा खुद का अनुभव रहा है, मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ। तो एकदम से मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही एक ऐसा मतलब रिले दौड़ में बैरियर है कि इसको तो क्रॉस करना है, तो इसके लिए एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। आप क्या मानते हैं कि किस प्रकार से स्टडी प्रेशर को उस समय बैलेंस किया जा सकता है? अभी एग्ज़ाम भी हैं और फरवरी महीने, मार्च महीने में एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे डील करें? देखिए, अभी से ही लगभग प्रैक्टिकल्स सभी बोर्ड्स के चल ही रहे हैं जी। और आने वाली फरवरी में बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी हैं। सबसे पहले तो मैं सभी बोर्ड्स के बच्चों को, 10th और 12th के बच्चों को गुड विशेस देता हूं कि वो अपने संतुलित रह करके, मानसिक संतुलित रह करके, और उसमें आहार का भी बहुत बड़ा एक योगदान है। जी। वो पूरा बैलेंस जब लेंगे तो वो सक्सेस हो ही जाएंगे। तो सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए। थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहता है कि 10th और 12th के लिए एक उनका एक एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर है, बट जब आप अपना पूरा साल उस चीज़ को लेकर के चले हैं, तो मेरे को लगता है कि वो प्रेशर धीरे 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 रिलीज़ हो जाता है, जी। ख़त्म हो जाता है, जी, क्योंकि जी, आपने जी। प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से की है और स्कूल उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करा के चल रहा है। बिल्कुल। हर महीने आपको टेस्ट दिए जाते हैं, उसका प्री बोर्ड्स इसीलिए रखे जाते हैं। हर स्कूल्स 2 प्री बोर्ड या 3 प्री बोर्ड भी करा लेता है, ताकि एक उनकी मॉक टेस्ट हो जाता है, एक उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को करने से एक तो प्रेशर ख़त्म हो ही जाता है। दूसरा, कुछ टिप्स ऐसी होनी चाहिए जो एग्ज़ाम से पहले आपको पूरी करनी चाहिए। अच्छी नींद आपको पूरी लेनी चाहिए। आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इन दिनों कुछ बच्चे हो सकता है प्रेशर में लेकर के कुछ खाना ज़्यादा भी खा लें, तो वो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, तो जी। आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि ऋतु भी चेंज होती है, हुँ। विंटर्स अभी चल रहे हैं, तो विंटर्स में भी थोड़ा-सा आपको खाने की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि आप बच्चों को बैलेंस डाइट दें, लिक्विड डाइट पूरी अच्छे से रखें, प्लस बच्चों को पूरी नींद दें। एग्ज़ाम के प्रेशर के लिए ऐसा ना हो कि रात भर वो बच्चा ना सोए और सुबह उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो नींद भी ज़रूरी है, अच्छा खान-पान भी ज़रूरी है, और जब उसने पूरे साल अगर अच्छी मेहनत की है, तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं कोई प्रेशर की बात है। और आजकल बोर्ड्स ने भी बहुत सारी सुविधाएँ दी हैं, और बच्चों को बल्कि 2 टेस्ट के लिए अभी जैसे 10th का इस बार ही है कि बच्चों को प्रेशर, क्योंकि काफ़ी बच्चे फिर भी प्रेशर में आ जाते हैं, तो बोर्ड ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आप 2 बार अपना टेस्ट दे सकते हैं। एक बार अगर बच्चे का टेस्ट अगर थोड़ा-सा उसको लगता है किसी भी वजह से, किसी कारण की वजह से भी एक बार अगर कम हुआ है, तो दूसरा वो टेस्ट दे सकता है, और बोर्ड जिस टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स होंगे वो उसको वो जो है वो मेंशन कर मिलेगा, देगा उसको। मैचिंग। अच्छा, एक मैं इसमें रिज़ल्ट की तरफ बढ़ रहा था। अब जैसे 12वीं कर ली बच्चे ने, या फिर आईआईटी नीट का एग्ज़ाम दिया या 10वीं का एग्ज़ाम दिया, परिणाम आता है। जी। परिणाम आता है तो उस समय पूरे देश भर में कहीं न कहीं कोई न कोई किस्सा देखने को, सुनने को मिल जाता है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। वो 12वीं का हो सकता है, वो नीट आईआईटी का हो सकता है। गुरुग्राम में भी एक रिज़ल्ट को लेकर एक बच्चे ने आत्महत्या की थी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि वो इस तरह से इसको डील ना करें, ये पार्ट है लाइफ़ का, क्या कैसे समझे बच्चे? इसमें एक ही जवाब बनता है कि मार्क्स बेटा आपकी लाइफ नहीं है, आपकी ज़िंदगी बड़ी प्राइसलेस है। तो आपको मार्क्स को लेकर के तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरा एक एग्ज़ाम थोड़ा-सा नेगेटिव होने की वजह से मेरी लाइफ रुक जाएगी। क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो प्राइसलेस है। आप ऐसे पता नहीं ज़िंदगी में कितने एग्ज़ाम में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो आपकी लाइफ रुकती नहीं है। कुछ मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, पेरेंट्स का भी प्रेशर ना ना दें। पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। जो आज हम कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का बेटा या किसी एक्स वाई जेड का बेटे के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं, तो वो एक बड़ी गलत बात है। जी। हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए। आप जितना उसके साथ बैठ करके डिस्कस करके चीज़ों को, जब आपको उसको स्ट्रॉन्ग मेंटल लेवल पे उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता ऐसे स्टेप उठाएंगे। डेफिनेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चों का रेशो थोड़ा-सा इस सुसाइडल अटेम्प्ट्स में ज़्यादा रहता है। लेकिन उसमें भी उनको भी एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आप बच्चों को प्रेशर में ना लाइए। मार्क्स आपका जीवन नहीं है। कोई भी मार्क्स आपके जीवन से बड़े नहीं। जी। अच्छा, अब रिज़ल्ट आ गया।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा करियर की हल्की सी, जी। हालांकि ये थोड़ा कम रखेंगे। 12वीं के बाद जैसे बच्चा है वो आजकल डिमांड चल रही है स्किल की, स्किल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, लेकिन एआई का भी ज़माना है साथ साथ। तो क्या मानते हैं कि बच्चे को किस तरह से तैयार रहना है ताकि वो आने वाली जो उसकी लाइफ है कॉलेज में या फिर उससे आगे जो उसकी कैरियर, उसका कैरियर जो बने वो सही बन सकता है? क्या फोकस करे और इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, स्कूल या फिर कॉलेजेस क्या कर रहे हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में मैंने पहले भी जो डिफ़ाइन किया था आपके अंदर, उसमें एक पार्ट बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट के जी। ऊपर भी है। उसमें गवर्नमेंट ने इसी हिसाब से लेकर के चले हैं कि बच्चा अपनी स्कूली क्षेत्र से ही अपने स्किल्स को लेकर के आगे बढ़े और जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसमें वो अपने स्किल्स को डेवलप करे और आगे आने वाले टाइम में वो एक ऐसे पढ़ाई को जिए कि ताकि वो अपने +2 की पढ़ाई के बाद उसके पास कुछ स्किल ऐसी डेवलप हो कि उन क्षेत्रों में जा कर के वो अपने भविष्य का निर्माण निर्माण भी कर ले और आगे भी बढ़ जाए। तो और जैसा आपने कहा एआई का क्षेत्र भी अब आगे आ रहा है तो जी। बहुत सारा चीज़ चेंज हो ही रही है। हम और सभी स्कूल मिलके भी उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं और क्या बेस्ट हो सकता है, चाहे हम एआई लैब्स को या रोबोटिक लैब को या कोडिंग क्लासेस को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो बच्चों को ग्रेजुअली ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ-साथ हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। स्पोर्ट्स को भी हम स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स के माध्यम से इंट्रोड्यूस करके चल रहे हैं, करिकुलम बेस्ड स्पोर्ट्स लेकर के चल रहे हैं ताकि बच्चा अपना स्पोर्ट्स में भी करियर बना सके। पहले ये चीज़ें थोड़ा-सा नेग्लेक्ट होती थी लेकिन अब स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बड़े करियर ऑप्शंस हैं। तो जब हम लोग स्कूल और एक चारों तरफ का एनवायरनमेंट इस तरह का जब डेवलप होता है, जब बनता है, तो मेरे को लगता है कि बच्चा जिस भी क्षेत्र में जानना चाहे वो अपना फ्यूचर का निर्माण अच्छे से कर सकता है। जी। अच्छा, एक चीज़ मान के चलते हैं, अब एक दो सवाल हमारे वैसे ले जी, लेते हैं हम। जी, एक मान लीजिए कोई बच्चा है जी, और वो बच्चा ऐसा बच्चा है कि उसने अपना जो है ना पूरा प्रयास किया, जी, पढ़ाई की, या वो हो सकता है कि प्रयास किया, नहीं किया, जी, लेकिन वो बच्चा वीक है पढ़ाई के जी। अंदर। तो उसके साथ कैसे टीचर्स बिहेव करें, कैसे पेरेंट्स बिहेव करें और साथ में उसको कैसे इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, उसको मान लीजिए वो डफर स्टूडेंट बोल देते हैं, हालांकि बोलना भी नहीं चाहिए, तो वीक स्टूडेंट को कैसे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं? देखिए, वीक स्टूडेंट का मतलब पहले तो ये नहीं कि भई वो यूज़लेस है, वो जी, यूज़लेस नहीं बिल्कुल सही बात है है। ना? वो उसको कहीं न कहीं टीचर्स को इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। टीचर उसकी किस तरह से मदद कर सकती हैं। टीचर्स उसके साथ कि उस वो स्लो लर्नर हो सकता है। मैं इसको हाँ। इस तरह से कह सकता हूँ, वो जी। स्लो लर्नर हो सकता है, तो उस टीचर उसका समझे कि पार्ट की उसमें स्लो लर्नर है, तो कहाँ उसके साथ प्रॉब्लम है। तो उसके साथ कोई डाउट सेशंस कर सकते हैं। उसका जो क्लियर अगर विज़न में कहीं थोड़ा-सा इश्यूज़ हैं कि भई वो उसको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके साथ ज़्यादा थोड़ा-सा टास्क कर सकती हैं जी। टीचर। तो कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, वीकर स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत हम ट्यूशन्स के लिए भी कभी-कभी बोलते हैं कि रिकमेंडेड होता है कि कुछ टाइम के लिए आप अगर कोई ट्यूशन्स के लिए भी सोच सकते हैं, तो वो हुँ। सोचा जा सकता है। जी। अच्छा, इसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वो आपने बताया कि जैसे वो यूज़लेस तो नहीं है, लेकिन वो यूनिक तो हैं ही। जी। तो उनकी यूनिक जो भी आइडेंटिटी है, उस पर पहचानते हुए काम किया जाए, तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। जी। मुझे एक छोटी-सी कहानी-सी, कहावत-सी याद आ रही है कि मैं टीचर्स के लिए कहना चाहूँगा, काफ़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ मैंने भी काम किया है। तो मैं हमारे जो टीचर्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं, वो जैसे एक जंगल नहीं होता, उस जंगल के अंदर जो प्राणी रहते हैं, अलग-अलग जानवर जो रहते हैं, उसमें मान लीजिए मंकी आ गया, बंदर आ गया, तो बंदर की एक अलग से कैपेसिटी है। वो क्या करता है कि वो उछल-कूद अच्छी कर सकता है। और एक हाथी होता है जो काफ़ी बड़ा शरीर के साथ, मतलब कि मस्त चाल के साथ चलता है। हो सकता है कि अगर आप दूसरे किसी जानवर की बात करें, जैसे चीता है, काफ़ी तेज़ दौड़ता है। ऐसे ही हर अलग-अलग जानवर के अपने-अपने गुण होते हैं। समथिंग लाइक दैट हमारे जो बच्चे हैं, उनकी भी अलग-अलग एक स्ट्रेंथ होती है। हमें वो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होती है, फिर उसके ऊपर काम करना होता है। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपको कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देकर अपनी राय अवश्य दीजिए। ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप, जैसे कि हर एक की अपनी-अपनी क्वालिटी है, अपना-अपना रंग है, स्वरूप है, तो हम कंपेयर ना करें सबको और कंपेयर लेस हैं भी नहीं, सभी कंपेयर लेस हैं, अपने-अपनी चीज़ों में बहुत अच्छा। और जैसे कि खराब घड़ी भी
एक समय 24 घंटे में एक बार सही समय सही समय देगी बताती देगी। हम्म, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये तो पेरेंट्स के लिए है। और टीचर्स ये है कि भाई उस जो स्लो हो सकता है उस बच्चे के साथ आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, उसके साथ आप डेली कुछ पोर्शन उसको लर्निंग के लिए कुछ दीजिए, उसको कुछ और माध्यम डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से उसको आगे लेकर के और उसकी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, अभी हमने जो बातचीत करी इसमें वैसे तो हम समापन की ओर है, कंक्लूजन की तरफ है, लेकिन इससे पहले जैसे मैंने शुरू में कहा था कि शुरू में चलते हैं, शुरू से चलते हैं। ऐसे में एक बार वापस से आपको ना शुरू पर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एजुकेशन सिस्टम के शुरुआती दौर में ले जाना चाहता हूँ। एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ पर क्या होता था, फिर उसके बाद जैसे अंग्रेज आए तो क्या होता था। हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये कहाँ ले जाएगा हमारे बच्चों को और कैसे फिर इसका योगदान रहने वाला है, क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है शमशेर जी। देखिए, हम प्राचीन काल से ही अगर आप देखें तो हम भारत को हमेशा विश्व गुरु कहा गया है, और वो ऐसे ही नहीं कहा गया था। विश्व गुरु हम लोग थे, और कहीं ना कहीं उसी रेस में हम दोबारा भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत ने काफ़ी आक्रांताओं का हमेशा से ही झेला है। कि आक्रांता जब भी आए उन्होंने काफ़ी यहाँ पे लूटपाट भी की, जी। और हमारे जितने भी ग्रंथ थे और वैदिक पुस्तकें थी या हमारे जितने भी रिसर्च थी, उन सबको, जैसे कि आपने प्राचीन अपना सुना भी है, लिखा भी है हमारा, कि 6 महीने तक हमारी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया। 6 महीने तक 6 जलती महीने रही थी तक पुस्तकें। पुस्तकें जलती रही। करीबन 9 लाख रिसर्चर थे हमारे पास, रिसर्च पुस्तकें थी, हुँ, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी मेहनत से लिखा गया था, और जिसका संग्रह वहाँ पे किया गया था, और 6 महीने तक वो पुस्तकें चली। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमें नुकसान हुआ जी, जी, वैदिक जी, जी, और जी। हमारे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा बैक एक फुट पे गए, एक एक स्टेप पीछे कालखंड चले गए। तक हम पीछे चले गए। हाँ, एक कालखंड में चले गए, एक कालखंड में मतलब चले गए एक डेफिनेटली, बड़े समय के लिए गए। बड़े समय के। हाँ, और लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने अपने स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ा, हुँ, और वो ही वजह है कि हम कहीं ना कहीं आज तक बने रहे। जी। हमें चाहे कितने आक्रांता क्यों ना आए, हुँ, हुँ, लेकिन हमने अपने संस्कार, अपने सनातन धर्म और अपनी वैल्यूज़ को पीछे हम लोग नहीं हटे। जी। और उसी की वजह से है कि आज हम फिर दोबारा उठ खड़े हुए हैं, हुँ, और वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी भी बन गए हैं, और जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जल्दी ही पहले नंबर पे भी आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आप देखें कि मैकाले की शिक्षा नीति जो हमारे यहाँ लागू हुई, हुँ, 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 जिसका अभी भी कुछ अंश चल ही रहा है चल ही हमारे रहे हैं। साथ, हाँ। तो वो जो शिक्षा नीति थी, एक तरह से मैं मानता हूँ क्लरिकल बनाने के लिए थी। हुँ, जॉब सीकर्स की तरह जी, मतलब हाँ, जी, जॉब की क्योंकि तरफ देखे लोग। ब्रिटिश काल में उन लोगों को यहाँ पे नौकरी करने वाले लोग चाहिए थे, जी। जो कि वहाँ से लाना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम था, बहुत महंगे पड़ते थे उनको। हुँ, अगर हुँ, वहाँ से अगर अपने वो गोरों को लेके आते तो हुँ, उनके लिए काफ़ी, यहाँ एक एनवायरनमेंट देना उनके लिए काफ़ी टफ था। जी। तो उन्होंने उस सोच को पूरा करने के लिए अपनी एक शिक्षा नीति हमारे ऊपर थोपी, हुँ, और क्योंकि उन्होंने देख लिया था ये मेंटली बड़े स्ट्रोंग हैं, जी। और ये लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, अपनी वैल्यूज को लेकर के बड़े स्ट्रोंग है, तो क्यों ना इनकी गुरुकुलों को हिट किया जाए, हुँ, इनकी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया जाए। और वो करने में वो कहीं ना कहीं कामयाब भी रहे। हुँ, अदरवाइज जो हमारे, अगर पहले जो भी मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, कि एक टाइम पे हमारे यहाँ पे 6 लाख से 10 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, हुँ, और अब गिने चुने गुरुकुल ही हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो हुँ, उन्होंने उसको, हमारी शिक्षा पद्धति को हिट किया, और हमें एक गुलाम, जड़ 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 गुलाम जिसको बोलेंगे, हुँ। उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम तक लेके गए जहाँ पे सिर्फ हम एक क्लर्क तक सीमित रहे, एक बाबू तक बने रहे। हुँ, और उसके परिणाम कहीं न कहीं आज देखने को मिलते हैं। जरूर। आज ग्रुप डी में भी मतलब ऐसे फॉर्म एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें हायर एजुकेशन के लोग भी भर देते हैं फॉर्म। हाँ, उसका कुछ परिणाम ये बोल सकते हैं आप, लेकिन जहाँ हम लोग एक टाइम पे, जो हम विश्व गुरु थे, तो कहीं न कहीं उसमें हमारा बिज़नेसमैन का भी बहुत बड़ा रोल था हाँ, हाँ। विश्व गुरु बनने में। हाँ, हाँ। तो हमारी वो मानसिकता ख़त्म कर दी गई थी कि हुँ, भई हम सिर्फ़ एक नौकरी तक ही सीमित नौकरी तक ही रहें, सीमित। हम एंटरप्रेन्योरशिप तक ना जाएँ, हुँ, हम नए-नए इनोवेशन ना कर सकें, हम नए बिज़नेस की संरचना ना करें, जो कि अब
आप देख रहे हैं 10 से 15 साल का जो कालखंड जो अब आया है वो पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो गया है। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद तो मैं डेफिनेटली अश्योर करता हूँ आपको, आप आने वाले 5 साल में देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने स्टार्टअप होंगे, हमारे यहाँ पे जितने नए बिजनेस आइडियाज आज देख रहे हैं आप रोज सुनते भी हैं, जी। बहुत किताबों के माध्यम से भी, आंकड़ों के माध्यम से भी, जो भी चीज़ निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे। और अब हमारे जितने भी इनोवेशन रिसर्च है वो सारी जितनी सिक्योर हो रही है, और वो आगे आगे वो हमारी जनरेशन को बहुत बड़ा फायदा देने वाली है। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। क्या ये जो चीज़ें हैं जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर बिजनेस करना, नौकरी की मानसिकता से थोड़ा बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें साथ में जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट, एआई का ज़माना है तो इसका कोडिंग पढ़ाई या ये सब चीज़ें स्कूल में भी आप लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं? जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल हमारे पाठ्यक्रम का ही एक हमने साथ लेकर के चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम अपने एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं, चाहे उसमें हम स्पोर्ट्स को भी एक स्ट्रक्चर्ड माध्यम से लेके चल रहे हैं और अपने करिकुलम को भी उसी तरह से लेकर के और चल रहे आई हैं। होप सो कि सभी स्कूल्स ऐसा कर रहे होंगे। डेफ़िनेटली अब सभी स्कूल्स में आप देखेंगे तो इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं कि बच्चा अपना कहीं न कहीं स्किल्स अपनी लेकर के चल रहा है साथ। वो 2, 4, 5 स्किल के ऊपर अपना पहले से ही तैयार रहेगा, और जब वो प्लस 2 करके एक स्कूल से निकलेगा तो उसके पास 2-4 स्किल्स ऐसी होंगी कि अगर वो कुछ और भी अगर अपने क्षेत्र में अगर बढ़ना चाहे या बिज़नेस भी करना चाहे तो उस स्किल के माध्यम से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है और लेकर के जा सकता है। अच्छा, एक एक सवाल और बनता है जो पेरेंट्स, टीचर, स्कूल सबसे कनेक्टेड है। ये सवाल है बच्चे की हेल्थ को लेकर जी। कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आजकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया तो खाना खाकर भी नहीं गया बच्चा, पैक भी करवा के नहीं लेकर गया, या फिर उसका टाइमिंग वगैरह जो चेंज है। कैसे मतलब एक माता-पिता को ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि इसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो रोल है माता-पिता का आ जाता है। तो वो उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी? डेफिनेटली आहार एक बहुत बड़ा हमारे लिए ज़रूरी है समझना। मेरा मानना है, हालाँकि अभी काफ़ी बुक्स के अंदर आहार के ऊपर हमारे बुक्स के अंदर आ गया है, हुँ, चीज़ें काफ़ी चेंज भी आया है, लेकिन अभी और पाठ्यक्रम में आना ज़रूरी है। जी। विपरीत आहार पे भी चर्चा होनी चाहिए, ऋतु आहार पे भी चर्चा होनी चाहिए, और हमारा जो आयुर्वेद है उसके ऊपर भी इसका पूरा होना चाहिए कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। वो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। अपनी किचन में उन्हीं चीज़ों को ध्यान दें जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अनावश्यक चीज़ें ना लगाएँ जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चाहे हम चाइनीज़ आहार खाने लग गए हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गलत खा रहे हैं, जो हमारे लिए बना ही नहीं है। हम इंडियन ट्रेडिशनल हमें भोजन करना चाहिए, जो और वेज जितना हो सके आप वेज खाएँ, उससे आपको पूरा प्रोटीन और जितना आपको चाहिए एक शरीर की कैलोरीज़ के लिए उतना पूरा मिल जाता है। और अगर आप अच्छा आहार लेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपने पढ़ाई को लेकर के, और अच्छी एक आपकी जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो डेफ़िनेटली आपकी एजुकेशन और वेल्थ भी अच्छी हो ही जाएगी। तो इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूँगा सभी पेरेंट्स से कि आप अपनी किचन में अनावश्यक चीज़ों को ऐसे को ना लाएँ, और फ़ास्ट फूड को ज़रूर और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करिए बच्चों के लिए। ये जंक फूड बिल्कुल बच्चों को जंग लगा देता है, तो आप बच्चों को जंग लगाने से बचें और अपना जो इंडियन डाइट है उस पे विश्वास रखें और उसी को आगे बढ़ाएँ। जी। अच्छा, ये खाने की बात रही, लेकिन जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे, आपने भी देखा होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल था मूल्यबोध नामक एक एडिशनल पुस्तक होती थी, साथ में आप नैतिक शिक्षा कह सकते नैतिक हैं। शिक्षा। तो ये जो हैं क्या अब भी जो स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या आप अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ज़रूर, हम अपने स्कूल में ज़रूर नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम को ज़रूर लेकर के चल रहे हैं। हम अपने क्या स्कूल्स बोर्ड में ने ऐसा लगा रखा है, सीबीएसई बोर्ड ने या एचबीएससी ने या जो भी बोर्ड्स हैं उन्होंने? नहीं, बोर्ड्स भी रिकमेंडेशन करते हैं, जी। और समय-समय पे बहुत सारी संस्थाएँ हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलता है। काफ़ी स्कूल्स अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, बट हाँ, हम अपने अगर विद्यालय की बात करें, अपने स्कूल्स की बात करें, तो हम नैतिक मूल्यों के ऊपर ज़रूर पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चों को समय-समय पे क्या अपने इस तरह की बुक्स हैं अभी भी, जो स्पेशल बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड हो कि ये भई एडिशनल है आपका? हाँ, नहीं, इस तरह नहीं की है तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, कुछ एक बुक्स हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि क्योंकि अगर अच्छी बुक्स थी वो। बोर्ड द्वारा या एनसीईआरटी के द्वारा अगर इसको डेफ़िनेटली कुछ पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बट उसमें मैं ये कहूँगा टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर टीचर्स उसको हम ले आगे डिलीवर करेंगे, हुँ, बच्चों हुँ। को समय-समय पे बताते रहेंगे कि उनके नैतिक मूल्य क्यों ज़रूरी हैं,
और उन पे चल के ही उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेगा। एक और बात, जैसे हम पढ़ते थे तो 6th-7th क्लास के अंदर क्या था कि रामायण और महाभारत आता था। जी। जो उसकी बुक्स होती थी, हम पढ़ते थे, उसके बारे में जानते थे। और हम बात शिक्षा की कर रहे हैं, तो शिक्षा के साथ संस्कार तो आता ही है। तो कहीं न कहीं उसमें हम कुछ संस्कारों से संबंधित बात सीख जाते थे। कहानी तो थी वो, लेकिन वो सच्चाई भी थी और उसके अंदर जो पात्र थे, जैसे जिस प्रकार से श्री राम ने मतलब त्याग किया, ये सब चीज़ें हम उनसे सीख रहे होते थे। तो क्या वो बुक्स अब भी लगी हुई हैं या लगानी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, वो लगी हुई है, पाठ्यक्रम में शामिल है। और देखिए, ये तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जी। वो एक वे ऑफ लाइफ के लिए है। भगवान राम की जो कहानी है और जो हमारी महाभारत जो है, वो पूरी हमारी आज की जो पर्यावरण है, आज का जो समावेश है, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी उसी के हिसाब से हमको ये वे ऑफ लाइफ जीना सिखा रही है। हुँ, हुँ। और उसमें जो चैलेंजेस हैं, उन्होंने किस तरह से चैलेंजेस को लिया, कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को पूरा लेकर के चले, हमें कहाँ अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, हमें कहाँ अपने गुरुओं का, अपने माता-पिता का, अपनी वैल्यूज़ को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो उन सबको सिखाता है। और मेरे को लगता है कि वो आज का बच्चा धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ भी रहा है और उसको सीख भी रहा है और समझ भी रहा है। जी। वैसे तो स्कूल एक जो है ना सीखने का एक अच्छा माध्यम है, यहाँ पर बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन कई बार शरारतें होती हैं, कई बार ऐसी मतलब शिकायतें भी आती हैं कि बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। एक बहुत ही अहम वर्ड जो स्कूल के साथ और स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड है, वो डिसिप्लिन है। इसको लेकर क्या मानते हैं आप कि किस प्रकार से कोई भी बच्चा डिसिप्लिन में रहकर क्या कर सकता है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, स्कूल का दूसरा नाम ही मैं कहूँगा डिसिप्लिन है। जी। कि हम डिसिप्लिन हो में रहना और सोशल होना और टीम वर्क बिल्डअप करना, इसी से ही उनको लीडर बना रहे हैं। और एक अच्छे स्टूडेंट्स की बैकबोन भी मैं कहूँगा डिसिप्लिन्ड ही है। जैसे कि हमारी इंडियन आर्मी है, जी। अगर डिसिप्लिन में सीखना है तो इंडियन आर्मी से बेटर कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हुँ। और उनका अगर आप योगदान देखते हैं तो 100% आप योगदान समझ सकते हैं कि उनका एक सक्सेस रेशियो डिसिप्लिन्ड आर्मी 100%। होने की वजह से, जी। चाहे हमारा आसपास के जो भी पड़ोसी मुल्क, हमारे जितने बड़े शत्रु हैं, उन्होंने हमेशा मुंह की खाई है। उन्होंने हुँ, हुँ, पाकिस्तान हो गए, चाइना हो गया, उन्होंने हुँ। हमेशा मुंह की खाई है। और वो किस लिए खाई है? कि सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन आर्मी होने की वजह से। जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सक्सेस रेशियो अगर आप देखते हैं तो वो उसका आधार है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। जी। जो भी अपनी लाइफ में, चाहे आप बड़े से बड़ा क्रिकेटर देख लें, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन देख लें, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल्स देख लें, बड़े से बड़े जो भी आप पॉलिटिशियंस देख लें, अगर वो डिसिप्लिन्ड हैं तो वो आप कंसिस्टेंसी को साथ लेते हुए अपने जीवन को पार लगा लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे सजेशन स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी यही है कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप हर चीज़ को जो आपने पाना है, जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, उस तक आप पहुँच ही जाएंगे। लेकिन उसका रास्ता डिसिप्लिन फर्स्ट है, सेकंड कंसिस्टेंसी है। जी। तो आप ये मान के चलिए कि दोनों को जब आप पालेंगे तो आपने जो सोचा हुआ है वो आप बन ही जाएंगे। हुँ, हुँ। अच्छा, हमने स्टूडेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में काफ़ी बातचीत करी। अब हम एक बार टीचर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आप तो स्कूल ओनर हैं, तो कहीं न कहीं हायरिंग में भी आप शामिल रहते ही होंगे, चाहे अपर लेवल से या डायरेक्टली। डिफरेंट स्कूल्स हैं आपके पास, अलग-अलग स्कूल हैं, तो उन स्कूल्स के अंदर मतलब आप अपनी टीम को बिल्डअप करते हैं। तो विशेष तौर पर कोई भी पेरेंट्स है, मैं अपने बच्चे को कहीं किसी स्कूल में भेज रहा हूँ, तो मैं हूँ, चाहे कोई भी अन्य पेरेंट हो, वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ने जाए, वहाँ के टीचर्स अच्छे हों और अच्छे से मेरे बच्चे की जो भी ताकत उसको पहचान कर, उसको मेहनत करवाई जाए। शिक्षा की जब भी हम बात करते हैं, तो शिक्षक एक अहम कड़ी होता है। तो कैसे टीचर्स होने चाहिए और क्या कहेंगे टीचर्स के बारे में? देखिए, टीचर्स का हमारे प्राचीन काल से ही हमारे बहुत बड़ा महत्व रहा है। चाहे गुरु गुरु चाणक्य से सीख लीजिए, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं हुआ। जी, जी। गुरु द्रोणाचार्य से देख लीजिए, उनसे बड़े गुरु नहीं हुए। उसी के नाम से गुरुग्राम सिटी भी उन्हीं के नाम से हम जी, हाँ, गुरुग्राम सिटी में बैठे हैं। हाँ। गुरु चाणक्य से बड़ा अगर उनकी अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में गुरु का कितना बड़ा रोल है। और मैं कहूँगा कि सभी पेरेंट्स को बच्चों को उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। उनका एक पूरा राष्ट्र निर्माण के अंदर उन्होंने ऐसे अपने शिष्य को गढ़ा कि उन्होंने एक बहुत बड़े राष्ट्र की निर्माण कर दिया था। जी, जी, जो जी। हम एक जो अखंड भारत के नाम से जो हम बोलते हैं कि जी। अखंड भारतवर्ष जो था सम्राट अशोक के लिए। तो
अपने आज के अध्यापक को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को लेबल मत कीजिए। हम्म। आप अपने बच्चों में एक लेबल ना चिपका दीजिए कि ये तो दिस एंड दैट, ये इससे नहीं होगा, या ऐसा है या वैसा है, जो भी। वो गुरु के ऊपर है कि गुरु ने कैसे तराशना है। हम्म। जब बच्चा आता है तो वो तो एक गीली मिट्टी है, हम्म। उसको तराशना हमने है, जी जी जी। टीचर ने तराशनी है उसके अंदर। वो तो एक अनकट डायमंड है, उसको शेप देना, उसको तराशना, उस मिट्टी से उसको उसके जीवन तक का सफर पूरा करना, क्या बिल्टअप करना है, वो टीचर का काम है। हम्म। तो मेरा मानना है कि टीचर का अहम रोल है, और टीचर सिर्फ उसको लेबल ना करे, हम्म। टीचर अपने उसकी यूनिकनेस को पहचाने, हम्म। उसके उसके फीचर को शेप टीचर कैसे दे सकता है, उसको देखे कि हाँ उसके अंदर क्या एबिलिटी है, कैसे हम्म। उसके अंदर हम मैं अपने आप को कैसे एक शिल्पकार जैसे अपनी एक मूर्ति को गढ़ता है ना, हम्म। उस तरह से उसको गढ़े। तो आज के टीचर्स को मैं यही कहूँगा कि उसको एक लेबल ना दे करके, आप शेपर हैं, आपको गॉड ने एक नोबल कॉज में दिया है। बल्कि मैं अपने टीचर्स को हमेशा ये कहता हूँ कि भगवान के बाद शायद टीचर्स का ही नंबर आता है, और आपको अगर भगवान ने इस योनि में अगर चुना है कि आप गुरु की संज्ञा मिली है, तो बड़ा एक नोबल कॉज है। हम्म। और हम लोग भी भगवान के बराबर दर्जा दर्जा देते हैं अपने टीचर्स को, जैसे आप हम्म। मानते हैं। तो अब जब पेरेंट्स आपके पास एक बच्चे को लेके आया है, तो आपकी पूरी जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको अच्छे से शेप दें, उसको अच्छे से घड़ें, और अपने जीवन में उस ऐसी कसौटी पे जा करके उतरे कि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। वो कहते हैं ना कि एक डॉक्टर जो है, अगर मान लीजिए उसने ढंग से डॉक्टरी नहीं करी, तो हो सकता है कि उससे संबंधित क्षेत्र में जो भी पेशेंट्स हैं उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। या फिर अगर हो सकता है कि वो किसी और प्रोफेशन में, जैसे आर्किटेक्ट हो, तो उस कुछ घरों के नक्शे बिगाड़ सकता है। और अगर वो शेफ है तो हो सकता है कि आपको गलत खाना खिला सकता है। लेकिन एक टीचर अगर गलत हो तो पूरे राष्ट्र को ही उसकी गलती का जो है ना नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक टीचर ही राष्ट्र निर्माता होता है। और वो अपने वो जो शेफ है शायद उसी से पढ़ा हो, वो हो सकता है कि वो जो आर्किटेक्ट बताए वो भी उसी से पढ़ा हो, और हो सकता है कि वो जो डॉक्टर है जो गलत मान लीजिए आप कह सकते हैं कि ढंग से उसने डॉक्टरी नहीं करी, तो वो एक ऐसे शिक्षक से पढ़ा हो। तो कहने का मतलब ये कि अगर एक टीचर गलती करता है तो उसकी गलती का जो भुगतान करना होता है पूरे राष्ट्र को करना होता है। तो इस हिसाब से टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है, और इसको लेकर चलना भी चाहिए। और सर ने जैसा कि अभी बताया कि अगर भगवान ने आपको इस जन्म में एक गुरु का स्वरूप दे दिया है कि आप पढ़ाने का आपको काम मिला है, तो इससे अच्छा शानदार काम कोई हो नहीं सकता। और सुबह सुबह हर रोज़ पॉजिटिव एनर्जी, कहते हैं कि स्माइलिंग फेसेस के बीच में जब आप जाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर आती है। और सबसे मेन बात कि कहते हैं कि बच्चा जो है उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, और उन बच्चों की ही कलेक्टिवली स्माइल, वो गुड मॉर्निंग मैम, वो वाली जो चीज़ शुरू होती है। तो मॉर्निंग में ही आप चाहे घर पर कैसा भी माहौल था, आपका ट्रैफिक में कैसा भी मतलब मूड रहा हो, लेकिन जैसे इस क्लासरूम के अंदर आप एंटर करते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, और एक रिस्पॉन्सिबल वाला जो है ना, एक जिम्मेदार रहने वाला प्रोफेशन है ये। तो इसको आप अच्छे से करें। आई होप सो कि आप अच्छे से करेंगे, और जो कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आप कैसे इस चीज़ को निभा रहे हैं। बाकी सर से बातचीत करते हैं अब। अंतिम क्षण पर यही कि टीचर्स के लिए तो आपने बोल ही दिया है, जी। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है, फिर पेरेंट्स के लिए मैसेज पर चलेंगे। पहले स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफ लेकर के चलिए। एक डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में जब आप धीरे धीरे जोड़ लेंगे, तो आपकी वे ऑफ लाइफ उसी तरह से बन जाएगी। जैसे हमारी एनर्जी है, हम सन से अलाइन है हमारी एनर्जी। अच्छा। तो हमारी एनर्जी जब सूर्य हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हर हम्म। रोज वो उसने निकलना है सुबह। क्या बात, आप एक तो इसमें एक भी अच्छा एक है। टाइम डीप। एक टाइम पे आना है उन्होंने, डीप और एक टॉक। टाइम पे जाना है। तो हम जब उससे अलाइन है हमारी एनर्जी, तो हमें उसी हिसाब से ही चलना चाहिए। हम सन की एनर्जी के साथ उठे, जब वो पीक पे होता है तो हम पूरी पीक एनर्जी पे रहते हैं, उसी हिसाब से काम करें। और जब सूर्य अपने आप को आराम दे देता है, तो वैसे ही हम भी अपनी पूरी बॉडी को आराम दें, और रात को पूरा भरपूर सोएं, हम्म। और अच्छी नींद लें, अच्छा आहार लें, अच्छे विचार लें, अच्छी संगति में रहें।
संगति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अच्छे लोगों की संगति होती है तो कहते हैं ना, वो सत्संग अपने आप ही हो जाता है, किसी और सत्संग की जरूरत नहीं होती हमें। तो जब आप अच्छे परिवेश में रहेंगे तो आपका जीवन अपने आप ही आपको डायरेक्शन देता चला जाएगा, और आप जिस मुकाम पे जाना चाह रहे हैं वो आपकी जर्नी पूरी हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ आदमी की खुद की ओन जर्नी है। कहते हैं ना कि एक जर्नी आपके पास क्या है, कहीं आप ये सोचे कि मैंने इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाली। सिर्फ आपके साथ बच जाएगी आपकी एक जर्नी जो आपने ओन है, जो आपकी ओन है। जी जी। तो अपनी जर्नी के साथ आप अपनी कैसी जर्नी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि आप डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंसी रखें, पढ़ाई में फोकस रखें, अच्छा विचार लें, अच्छा आहार लें, अच्छे लोगों की संगति लें, और यही लाइफ है। जी, अब बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स के लिए हमेशा यही एडवाइस है मेरी कि आप बच्चों के हमेशा दोस्त बने, रोज़ 10-15 मिनट बच्चों के साथ समय दें। उनके साथ जितना आप समय निकाल कर के बात करेंगे, समय निकाल के उनकी अच्छाई, उनसे बात कर कर के और उनके डिसीज़न को सम्मान करें, तो मेरे को लगता है कि आप जो अपने बच्चों में देख रहे हैं वो काम वो अपने आप करते चले जाएंगे। दूसरा, उनको कंपेयर ना करें। अगर आप कंपैरिजन छोड़ देंगे तो डेफिनेटली बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप जो भी चीज़ चाह रहे हैं बच्चों को, ठीक है, आप थोपे ना, उनको आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आप उनके ऊपर थोपे ना, अपने सपनों को ना थोपें, उनकी बात को समझ के उनका साथ दें, उनको सपोर्ट दें, उनको प्रोवाइडर बने आप, कि ठीक है कि प्रोवाइडर ना बन के खाली उनका सपोर्टर बने। जी जी जी, बहुत अच्छी आप बात। आई होप सो कि आप सभी को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और सर, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी, है ना, सारे आंसर्स जो जवाब दिए आपने काफ़ी अच्छे तरीके से दिए। आपने सभी विषयों पर भी बात की और सभी के बारे में भी, चाहे स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शमशेर सर, मेरे को भी बहुत मज़ा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, और आई होप कि ये किसी के कुछ काम आएगा तो ज़्यादा अच्छा है। जी, और डेफिनेटली आप जब भी कभी दोबारा याद करेंगे तो दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। दोबारा भी याद करेंगे, दोबारा भी बुलाएंगे और काफ़ी और अन्य विषयों को उसमें टच करेंगे। आप क्या करें, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जो सीखा है वो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख ही सकते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण आपको आंसर लगा। साथ में इसको शेयर कर दीजिए अन्य दूसरे साथियों के साथ, ताकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ देखें, उनके साथ बैठ के देखें और इससे कुछ सीख सकें। और क्या कुछ सीखा हो तो कमेंट में लिखेंगे ही, लेकिन साथ में एक बात और बता देता हूँ, ये जो सीखने सिखाने का जो जरिया हमने शुरू कर रखा है अपने पॉडकास्ट शो के अंदर, ये हम जारी रखेंगे और इसके अंदर हम और भी जो गेस्ट हैं उनको लेकर आएंगे और नए विषयों पर जो है ना चर्चा भी करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ द शमशेर कौशिक शो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।